बड़ी थी। विशाखा के पिता देवी प्रसाद और ससुर जानकी नाथ बचपन के दोस्त थे। अचानक दीपक की मां के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाला कोई नहीं था। दीपक भी अच्छा लड़का था, इसलिए इस शादी में ज्यादा परेशानी नहीं आई। पर विशाखा की ननद पूजा को अपनी गांव की भाभी एक आंख पसंद नहीं आई, इसलिए पूजा विशाखा से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। पूजा, मुझे पता चला तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। तुम कॉलेज जा रही हो तो ये लंच लेती जाओ। क्या लंच विशाखा भाभी? छोटे बच्चे लंच लेकर जाते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, वहां कैंटीन होती है जहां बैठकर हम खाते पीते हैं। पर आप तो गांव की हो, भला आप क्या जानो कॉलेज के बारे में। वैसे भी मुझे देर हो रही है, मुझे आपकी बेकार की बातों में नहीं फंसना। मैं जा रही हूँ। विशाखा बहू, पूजा की बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है? पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, कुछ भी कहो तो बुरा मान जाती है। सुधा को गए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी इसको ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैंने पूजा की बात का बुरा नहीं माना। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। धीरे धीरे विशाखा घर में घुल मिल जाती है। एक दिन खाना खाते हुए दीपक विशाखा से कहता है, विशाखा, सचमुच तुम्हारे आ जाने से थोड़ा सुकून मिला है, वरना मां के अचानक जाने के बाद तो ये घर बिल्कुल बिखर गया था। विशाखा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलो, क्या बात है दीपक? विशाखा, मैं 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं। तुम पीछे से बाबूजी और पूजा का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं पीछे से ध्यान रखूंगी। दीपक काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है, पर उस रात बाबूजी, आप खाना खाकर सो जाइए। पूजा ने मुझे फोन कर दिया था कि उसको कॉलेज का कुछ काम है, इसलिए वो देर से आएगी। ठीक है बहू, पर एक बार फिर से फोन कर लो, क्या पता रास्ते में ही हो। तुम कब तक भूखी बैठी रहोगी? हेलो पूजा, मैं पूछ रही थी तुम घर कब तक आओगी? रात के 10 बज रहे हैं। पता नहीं कहां से गांव की गंवार उठाकर लाए हैं तुम्हें। पता भी है ये शहर है, यहाँ रात को लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं। अभी सिर्फ रात के 10 ही बजे हैं और मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्लब में आई हूँ, तो मुझे आने में 2-3 बज जाएंगे। और हाँ, बाबूजी और भैया के कानों तक ये बात मत पहुंचा देना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पूजा, क्या बात है? फोन छोड़ो और इधर आओ, देखो सब डांस कर रहे हैं। हाँ आती हूँ। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ और मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। पूजा, पर सुनो तो। अब क्या करूं, यहीं बैठ जाती हूँ। अगर मैं अंदर सोने गई तो पूजा के आने का पता ही नहीं चलेगा। पूजा सारी रात घर के बाहर रहती है। सुबह के 5 बजे वो लड़खड़ाती हुई घर आती है। उसकी आवाज सुनकर विशाखा की आंख खुल जाती है। पूजा, बहुत देर लगा दी आने में, सुबह के 5 बज रहे हैं। तुम ये स्टूपिड बातें करना बंद करो। मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ, तुम्हारी तरफ गांव की गंवार नहीं हूँ। पार्टी में टाइम लगता है और अभी तो सिर्फ सुबह के 5 ही बजे हैं। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। 12 बजे तक मुझे उठा मत देना। कहीं बाबूजी ने पूजा को इस हालत में देख लिया होता तो पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतती। उस दिन तो बात संभल जाती है, पर अगली रात पूजा को एक लड़का घर छोड़ने आता है। विशाखा ये देख लेती है। तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था और तुमने आज भी आने में बहुत देर लगा दी? तुम बार बार मेरे से एक ही बात क्यों पूछती हो? अरे मेरी गांव की गंवार भाभी, ये शहर है, हम मॉडर्न लड़कियां हैं, हमारे लड़के दोस्त होते हैं, इसमें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा का बार बार पूजा को टोकना पूजा को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन वो अपने फ्रेंड को फोन करती है। समीर, तुम मेरी बात समझ गए ना? भैया आज रात को ही वापस आने वाले हैं। तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। आज इस विशाखा नाम के कांटे को मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। विशाखा अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी लाइट चली जाती है। अरे, लगता है लाइट चली गई है। रसोई में से मोमबत्ती लेकर आती हूँ। विशाखा बहू, लाइट कैसे चली गई? घर में इतना अंधेरा है। बस भैया, ऑटो यहीं रोक दो। अचानक लाइट आ जाती है। दीपक अपने कमरे की खिड़की से किसी लड़के को कूदते हुए देख लेता है। चोर, रुक तो जरा, मेरे कमरे से क्या चुरा कर भाग रहा था, दिखा जरा। दीपक, क्या हुआ और ये कौन है? तुमने खुद ही तो मुझे बुलाया था, पर अब अपने पति को सामने देखकर कैसे मुकर गई हो? मेरा और विशाखा का पिछले कई सालों से प्रेम संबंध चल रहा है। आज इसने मुझे कहा कि मेरे पति काम से गए हुए हैं, तो मौका अच्छा है। मैंने तो मना भी किया था कि तुम एक शादीशुदा औरत हो,
ये सब ठीक नहीं है, और इसने ही मुझे जबरदस्ती बुलाया। ये क्या बकवास कर रहे हो? दीपक, दीपक ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे पहली बार देखा है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। दीपक लड़के का गुस्से में गिरेबान पकड़ लेता है। वो लड़का अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। पूजा ये देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। उस दिन से दीपक और विशाखा के रिश्ते में दरार आ जाती है। दीपक विशाखा से बात किए बिना ही अपने काम पर निकल जाता था। दीपक का ये व्यवहार देखकर विशाखा फूट फूट कर रो पड़ती थी। एक शाम विशाखा को पूजा का फोन आता है। वो घबराई हुई थी। पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं बाबूजी और तुम्हारे भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे पास अभी पहुंच रही हूं। कहीं विशाखा उसी लड़के से मिलने तो नहीं जा रही? मुझे विशाखा का पीछा करना चाहिए। मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। विशाखा एक होटल में पहुंचती है। दीपक भी उसके पीछे पीछे होटल के रूम में जाता है। विशाखा होटल के रूम का दरवाजा खटखटाती है और अंदर चली जाती है। दीपक खिड़की से कान लगाए सारी बातें सुन रहा था। बच्चा गिराने की बात, ये तुम दोनों सोच भी कैसे सकते हो? समीर, ये आने वाला बच्चा पूजा और तुम्हारा है। तुम्हें बहुत जल्दी पूजा से शादी करनी होगी। ये तो वही लड़का है, पर ये पूजा के साथ? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भाभी, मुझे माफ कर दो। तो और क्या करे भाभी, हम दोनों डर गए थे। हमें माफ कर दो भाभी। भैया और बाबूजी हम दोनों के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, पर सिर्फ आप ही हो जो भैया और बाबूजी को मना सकती हो। भैया समीर का चेहरा पहचानते हैं। वो मेरी शादी समीर से कभी नहीं होने देंगे, और अगर मेरी शादी समीर से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। विशाखा भाभी, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज ही दीपक और बाबूजी से बात करूंगी। इतनी देर में दीपक भी कमरे में आ जाता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे माफ कर दो विशाखा। मैंने तुम्हारी पवित्रता को नहीं समझा। पूजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी भाभी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आज ये तुम्हारा ही पक्ष ले रही है। आई एम सॉरी भाभी, सचमुच मैंने हमेशा आपको गांव की कहकर आपका अपमान किया है। अरे, मैंने तो तुम्हारी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। अब रोना बंद करो, हम सब घर चलते हैं। विशाखा अपनी सूझबूझ से जानकीनाथ को पूजा और समीर की शादी के लिए मना लेती है, और फिर वो एक माँ की तरह खूब धूमधाम से पूजा की शादी समीर के साथ करवाती है। पूजा को समझ आ गया था कि बात गांव में रहने की हो या शहर में रहने की, व्यक्ति अपने व्यवहार से ही बड़ा बनता है।